सुप्रभात क्लास 9। आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। और आज हम पद्य भाग से वह साहित्य सागर के पद्य भाग से वह जन्मभूमि मेरी सोहनलाल द्विवेदी की लिखी हुई कविता का पठन पाठन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। तो सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है वह जन्मभूमि मेरी, इसमें उन्होंने भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन किया है, उसका उल्लेख किया है विशेषताओं का। और विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस भूमि को जन्मभूमि, कर्म भूमि, स्वर्ण भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, धर्म भूमि, ये सब नाम दिए हैं। और उनका की विशेषताओं का, भारत की विशेषताओं का उल्लेख किया है कि उसके प्राकृतिक सौंदर्य का, उसके भौगोलिक आकृति का और उसकी जो अद्भुत भारत की संपदा है, उसकी जो परंपराओं की संपदा है, उसका भी उन्होंने भारतीय संस्कृति का उसका वर्णन किया है इस कविता में। तो उन्होंने सब कुछ याद दिलाया है, कृष्ण की जन्मभूमि, राम की जन्मभूमि, बुद्ध की जन्मभूमि। ऐसे हमारी भूमि पर अनेक अनगिनत श्रेष्ठ महापुरुषों ने जन्म लिया है, देवताओं ने इस भूमि पर जन्म लिया है। तो यह भूमि कितनी महान है, इसका उन्होंने वर्णन किया है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म जो है सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। संपन्न परिवार मतलब अच्छे परिवार में, खाते पीते घोड़ा गाड़ी वाले परिवार में हुआ था। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे थे। और भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं, उनकी पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है और वासदत्ता और विषपान भी इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, महात्मा गांधी के विषय में ये, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू, इनके बाल उपयोगी काव्य रचनाएं हैं। तो द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित है। द्विवेदी जी की भाषा सरल और ओजपूर्ण, ओजपूर्ण का मतलब है कि ऊर्जा भर देने वाली, मन में, रगों में ऊर्जा भर देने, उत्साह भर देने वाली कविताएं होती हैं। 1988 में इनका निधन हो गया। अरे भाई, इनकी ओजपूर्ण कविता अगर सुननी है तो सबसे आप हमेशा सुनते हैं, कभी अमिताभ बच्चन के मुंह से, कभी किसी कवि सम्मेलन में, कभी अपने स्कूल में इस कविता की पंक्तियों को सुना है आपने। जब कभी भी सुनने के लिए आपको मिल जाती कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये उनकी एक प्रसिद्ध कविता है और जो कि मन में सचमुच में उत्साह और का संचार करती है, मन को कभी निराश और हताश नहीं होने देती है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी जन्मभूमि की महानता का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषताओं का, उसकी प्राकृतिक संपदा का, उसकी भौगोलिक आकृति का जो वर्णन किया है वो अद्वितीय रूप में किया है और बताया है कि भारत जो है, भारत भूमि जो है, प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अद्वितीय है, उसके जैसा अन्य कहीं कोई नहीं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पछाए रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे यहाँ थे रघुपति, जन्मी यहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी,
ये जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। लगता है ये कविता कभी ख़त्म ही ना हो, इतनी खूबसूरत कविता है। तो कवि ने शुरू किया है, हमारी भौगोलिक जो आकृति है वहाँ से शुरू किया है कि वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। उसकी भौगोलिक संपदा के बारे में बताया है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा हिमालय भारत की ज़मीन पर है, भारत की भूमि पर है, और वो आकाश को छू लेने वाली ऊंचाइयों को प्राप्त है और उत्तर में है। आप अगर शारीरिक रचना देखें तो उत्तर पे सिर है, दक्षिण में पैर है। तो सिर पर मुकुट के समान कौन है? खड़ा हिमालय है। नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, और चरणों में भारतीय संस्कृति है चरणों को धोने की। चरणों को धोने यानी कि जो चरणों को धोया जा रहा है, कितना सम्मान दिया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा जब केशव ने अपने मित्र सुदामा के चरण धोए तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए बताया था कि थाल लाया गया लेकिन उसमें उनके पैर रखे गए अश्वत्थामा के उन्होंने, और स्वयं अपने मित्र के पांव जब उन्होंने पखारे तो वो पखारे पानियों से नहीं बल्कि अपने अश्रुओं से, उनके आंसुओं से पैर पखारे थे। तो यहाँ पर सिंधु जो है भारत भूमि की पैरों को पखारती है, उनके पैरों को धोती है, चरणों को स्पर्श करती है। चरणों को स्पर्श करके उनसे हम अपना भारत की महानता को दर्शाती है, कि बड़प्पन को दर्शाती है कि जो इंडियन ओशन हिंद महासागर भी जो है वो भारत भूमि को, सिंधु नदी सिंधु सागर वो भारत भूमि के चरणों को स्पर्श करता है। यानी चरणों को स्पर्श करना भारतीय संस्कृति है, जो बड़ों को सम्मान देने के लिए, आत्मीयता देने के लिए, प्रेम देने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो सिंधु भी जो है भारत भूमि के प्रति अपने सम्मान को, अपनी आत्मीयता को, अपने प्रेम को प्रदर्शित करती है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। ये सिर्फ भारत भूमि है जहाँ पे गंगा यमुना त्रिवेणी, जहाँ की कहाँ पे दिखता है? प्रयाग में दिखाई देता है। ये ऐसी तीनों पवित्र नदियाँ केवल भारत भूमि पर है जो एक ही स्थान पर आकर मिलती है। दुनिया में, संसार में यह ऐसा अभी तक कहीं लक्षित नहीं हुआ है, मेरे जानने में तो बिल्कुल लक्षित नहीं हुआ है। तो भारत ही भूमि ऐसी है जहाँ पर 3 नदियों का संगम देखा जाता है, और ये तीनों नदियाँ जो हैं पवित्र नदियाँ हैं। ये तीनों पवित्र नदियाँ एक ही स्थान पर आकर मिलती हैं, जैसे 3 बहनें मिलती हैं, 3 देवियाँ मिलती हैं, और इसलिए ये पवित्र स्थान भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ जाएंगे प्रयाग में तो आपको वो ये जो इनका मिलन है, जो जहाँ पे त्रिवेणी जगह है जो है, जहाँ पे वहाँ पे तीनों को बिल्कुल अलग रूप में देखा जा सकता है। गंगा एकदम उजली है, यमुना जो है वो नीले रंग में, सांवले रंग में है, और यमुना जो है उसका रंग सरस्वती का जो रंग जो है हल्का हल्का सा मटमैला सा है, जो कि स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। आगे जगमगाहट छटा निराली पग पर छायरती है। भारत भूमि के किसी भी जगह पे, पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, मध्य में जाकर कहीं भी हम जाएं और कहीं पर भी हम चरण रखें, हर जगह भारत भूमि की अपनी एक हवा है, अपनी एक खुशबू है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसका अपना एक सौंदर्य है, जो कि हर जगह दिखाई देता है। हर पग पग पर, कदम कदम पे ये सौंदर्य देखने के लिए मिलता है, कल्चर हमें देखने के लिए मिलता है, संस्कृति हमें देखने के लिए मिलती है, सभ्यता हमें देखने के लिए मिलती है। पूरब में चले जाए तो वहाँ के 7 सिस्टर, 7 बहनें जो हैं, हर एक की अपनी अपनी कला है, अपनी अपनी संस्कृति है, उनका अपना अपना संगीत है, अपना अपना वाद्य है, अपना अपना त्यौहार है, अपने अपने रंग हैं, अपने अपने उनके रंग और रूप हैं, और वो उसके संस्कृति है। वहीं आप पश्चिम में चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि पश्चिम में जाने पर आपको जो भारत भूमि है उसका सौंदर्य अलग ही दिखता है, जहाँ पर अरेबियन सी है, खंबात की खाड़ी है, अलग अलग तरह के वहाँ पे सौंदर्य दिखाई देते हैं। वो एक अपने अलग तरह की है। दक्षिण में
चले जाइए तो दक्षिण का इलाका बहुत खूबसूरत है, चाहे वो पहाड़ियाँ कहिए उनकी, या उनकी नदियाँ कहिए, या उनके जो खनिज वहाँ उसके गरम मसालों की जो वहाँ पे उत्पाद हैं वो अद्भुत और अद्वितीय। तो भारत भूमि में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर वो उसमें निखार ना हो। वहाँ पे बहुत अधिक निखार है। तो वो कहते हैं कि वह, फिर कहते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की, वह पुण्य भूमि मेरी कौन सी, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी नदियों का, 3 पवित्र नदियों का संगम है, इसलिए उसको कहते हैं ये पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। जग जग, जहाँ पे ये लिखा है कि जगमग छटा हरी निराली पग पर, यानी धन्य धान से लेकर, वैसे भी भारत को किसी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो कृषि प्रधान यानी अनाज बहुत है, और अनाज सुनहरे रंग के, चाहे धान कहिए चाहे गेहूँ कहिए, सुनहरे रंग में है, इसलिए इसको स्वर्ण कहा। यही सबसे बड़ा स्वर्ण है, और भी इसकी जो प्राकृतिक संपदा है वो सब स्वर्ण है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं इसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मदमस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो झरने देश के किसी भी कोने में, चाहे पूरब में चले जाएं वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, तमाम झरने, मध्य प्रदेश में आ जाइए तमाम झरने मिलेंगे, महाराष्ट्र में आइए बहुत झरने हैं, वहाँ पे भी पहाड़ी इलाके हैं। इसी तरह से आप कर्नाटक में चले आइए साउथ की तरफ, यहाँ पे तो नदियाँ, झरने, पहाड़ी, पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में, यहाँ पे सूखा नहीं है, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे झरने हैं यहाँ पे, जिसके वहाँ से बहते हैं, निकलती हैं, पानी निकलते हैं, और उसकी वजह से ये भारत भूमि जो है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी बहुत मिलता है। इसलिए यहाँ के पशु पक्षी जानवर सभी क्या हैं, मदमस्त होकर जीवन जी रहे हैं। चिड़िया भी क्या है, खुशी के मारे चहक रही, क्योंकि उसका पेट भरा है, उसकी प्यास बुझती है इन्हीं अन्न और पानियों के आधार पर। तो इसलिए वो मदमस्त होकर चहकती हुई इनकी बागों में, खेतों में, सब जगह घूम रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं। अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ यानी आमों के बाग। तो भारत देश में जो सबसे मशहूर आम है, सबसे ज़्यादा पैदावार आम है, और आम जो है वो कोयल का सबसे पसंदीदा फल है। तो कोयल जो है वो आम के मौसम में, आम के बागों में मदमस्त होकर अपने अपने को आम खाती है, तृप्त करती है, उससे वो तमाम आम के फल मिलते हैं। इसी तरह से भारत भूमि के किसी भी जगह पे चले जाएं तो आप हर जगह पर अपने अपने फल, अपने अपने सब्जी हैं जो पशु पक्षी और सभी को जीवन देती हैं, भोजन देती हैं। तो जब पेट भरा है, भोजन मिला है, तो सब सुखी आनंद है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, और शीतल पवन आने वाली मलयगिरी से आने वाली शीतल हवा जो है वह भारत भूमि में शीतल हवा बहती है, जिससे कि तन मन उत्साह, वहाँ से शीतल हवा के साथ साथ चंदन की खुशबू भी आती है, क्योंकि वहाँ पर चंदन की मात्रा बहुत है, चंदन के वृक्ष हैं, और उसमें से चंदन की खुशबू जो तन मन दोनों को क्या करती है, उत्साह से भर देती है। इस तरह से भारत भूमि जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा अन्य कोई नहीं है। बच्चों, बाकी का हम अगले क्लास में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।